नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी माही नदी की, और माही नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में तो देखिए दोस्तों हमने पढ़ लिया। और आज हम देखिए खंबात की खाड़ी में माही नदी के बाद में जो जल लेकर के जाती है वो नदी कौन सी है। तो यहां से देखिए दोस्तों हम यहां से साबरमती नदी है उसको यहां से पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहां से आपको नदी का नाम याद रखना है, साबरमती नदी। साबरमती नदी, ये जो साबरमती नदी है ये दोस्तों आपके सामने देखिए कहां से निकलती है। तो साबरमती नदी का जब आप उद्गम देखोगे तो वो उद्गम आपके सामने देखिए साबरमती नदी का कहां से रहेगा। दोस्तों, साबरमती नदी का जो आपके सामने उद्गम है वो उद्गम देखिए कहां से होता है। तब आपको याद रखना है कोटड़ा तहसील। ये जो कोटड़ा तहसील है मित्रों, ये आपके सामने राजस्थान के उदयपुर जिले में, और इसी कोटड़ा तहसील उदयपुर से जब मित्रों आप देखोगे तो यहां से आपके सामने एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम आपके सामने देखिए क्या रहेगा, कौन सी नदी रहेगी यहां से आपके सामने, तो ये रहेगी साबरमती नदी। दोस्तों, यहां से इस नदी का नाम आपके सामने क्या रहेगा, साबरमती नदी रहेगा। और ये साबरमती नदी देखिए यहां से आपके सामने कोटड़ा तहसील उदयपुर से निकलेगी, और यहां से ये साबरमती नदी देखिए यहां से निकलने के बाद में ये नदी राजस्थान के केवल और केवल उदयपुर जिले में बहती है। दोस्तों, ये जो साबरमती नदी है ये उदयपुर जिले में बहती है, और उदयपुर जिले में बहने के बाद ये नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में बहने के बाद ये राजस्थान को छोड़ करके ये नदी आपके सामने गुजरात के साबरकांठा में प्रवेश करती है। दोस्तों, कहां प्रवेश करती है, साबरकांठा में। और ये जो साबरकांठा है ये कहां है, गुजरात राज्य में। और ये साबरकांठा गुजरात राज्य में प्रवेश करके नदी गुजरात में बहती है, और उसके बाद में मित्रों ये नदी आपके सामने आती है खंबात की खाड़ी में। मित्रों, कहां जाएगी, ये खंबात की खाड़ी में आ जाएगी, और उसके बाद में ये नदी अपना जल देखो यहां से ला करके खंबात की खाड़ी में है वो गेर देती है। इस प्रकार से ये नदी बहेगी। लेकिन जब गुजरात की बात करते हैं मित्रों, तो गुजरात का देखिए यहां पर आपके सामने गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है, ये गांधीनगर आपके सामने देखिए गुजरात में है, और ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर जो साबरमती नदी के किनारे पर बसी हुई है। उसके बाद में मित्रों यहां पर आप देखोगे तो गुजरात में आपके सामने एक आश्रम है जिसका नाम है साबरमती आश्रम। ये जो साबरमती आश्रम है ये आश्रम देखिए आपके सामने इसी साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यानी साबरमती नदी केवल उदयपुर जिले से निकलती है, और उदयपुर जिले से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये नदी केवल उदयपुर जिले में बह करके ये नदी सीधी अपना जल साबरकांठा गुजरात में लेकर आती है। तब ये नदी गुजरात राज्य में बहेगी। तो गुजरात का देखिए यहाँ पर गांधीनगर और साबरमती आश्रम इस नदी के किनारे पर बसा है। अब मित्रों ये जो साबरमती नदी है ये साबरमती नदी आपके सामने एक 12मासी नदी की श्रेणी में आती है। कौन सी नदी की श्रेणी में आती है, 12मासी नदी की श्रेणी में आती है, और ये गुजरात की आपके सामने एक प्रदूषित नदी है। दोस्तों, गुजरात की सबसे पवित्र नदी, सबसे प्रदूषित नदी पूछे तो वो साबरमती नदी आपको बतानी, और साबरमती नदी राजस्थान में आपके सामने 12मासी नदी है। उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये साबरमती नदी माही नदी के बाद दूसरी नदी है जो अपना जल है वो कहां लेकर आती है, खंबात की खाड़ी में लेकर के आती है। और इसी साबरमती नदी की देखिए दोस्तों यहां से जब आप सहायक नदी को पढ़ोगे तो वो सहायक नदी देखिए आपके सामने कौन सी आती है। तो यहां से एक नदी का नाम तो है मित्रों आपके सामने देखो सई नदी। कौन सी नदी है, सई नदी है।
ये सई नदी देखिए निकलती कहां से है, तो याद रखना ये आपके सामने उदयपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है पादरना। ये पादरना गांव उदयपुर है, वहां से इस सई नदी का उद्गम होता है। और ये सई नदी देखिए यहां से क्या करेगी, ये सई नदी यहां से उदयपुर जिले से निकलेगी और यहां से निकलने के बाद में ये नदी गुजरात राज्य में आकर के, ये नदी गुजरात राज्य में मित्रों आकर के आपके सामने देखो कौन सी नदी में मिल जाएगी। ये नदी कौन सी नदी में आकर के मिल जाएगी, तो यहां पर मित्रों आपके सामने जो नदी है वो नदी कौन सी है, साबरमती नदी है। तो ये नदी आपके सामने देखिए पहले कहां से निकल रही है, ये उदयपुर जिले से निकल रही है। तो पहले तो ये उदयपुर जिले में बहेगी और उदयपुर जिले में बहने के बाद ये नदी देखो गुजरात राज्य में आकर के कौन सी नदी में मिल जाएगी, साबरमती नदी में आकर के मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों यहां से आप ये देखो कि ये जो सई नदी है, इस सई नदी पर आपके सामने यहां पर एक बांध बना है। क्या बना है, यहां पर आपके सामने एक बांध बना है और उस बांध का नाम देखिए आपके सामने क्या रहेगा, तो याद रखो सई बांध। यानी सई नदी पर कौन सा बांध बना है, तो याद रखो सई बांध बना है। और ये सई बांध राजस्थान के उदयपुर जिले में इसी सई नदी पर बना। लेकिन दोस्तों इस सई नदी का जो जल है, ये सई नदी का जल है, ये जल देखिए आपके सामने कहां भेजा जाता, तो याद रखो कि ये सई नदी का जो जल है वो जल आपके सामने देखो कहां भेजा जाता है, तो आपको इधर से एक नदी मिलेगी जवाई नदी और इसी जवाई नदी पर आपको एक बांध मिलेगा जिसका नाम है जवाई बांध। मित्रों यहां से आपके सामने एक बांध मिलेगा और उस बांध का नाम क्या रहेगा, तो याद रखो जवाई बांध। ये जो जवाई बांध है मित्रों, ये जवाई बांध आपके सामने है कहां, तो ये सुमेरपुर जो पाली है वहां पर ये जवाई नदी पर बना है जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो मित्रों सई नदी का जो जल है वो जवाई बांध में पहुंचाया जाता है, सई नदी का जल है वो जवाई बांध में पहुंचाया जाता है। जवाई बांध ये जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में बना। लेकिन सई नदी का जल है, ये जल आपके सामने देवास जल सुरंग या मोहनलाल सुखाड़िया, दोस्तों याद रखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया जो जल सुरंग है, इस सुरंग के माध्यम से आपके सामने सई नदी का जल है वो जल आपके सामने देखो कौन सी बांध में पहुंचाया जाता है, जवाई नदी पर बने जवाई बांध में पहुंचाया जाता है। और इस सई नदी का जल वो पहली बार 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में सई नदी का जल वो जवाई बांध में पहली बार पहुंचाया गया था। और ये बांध सई नदी का जल जवाई बांध में देवास जल सुरंग या मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और दोस्तों दूसरी बात यहां से ये भी ध्यान रखना कि ये जो देवास जल सुरंग है, इस देवास जल सुरंग को कहा जाता है राजस्थान का सरदार सरोवर। दोस्तों याद रखिए कि राजस्थान का जो सरदार सरोवर है, वो सरदार सरोवर है वो कौन सी सुरंग को कहा जाता, तो राजस्थान का सरदार सरोवर है वो देवास जल सुरंग या मोहनलाल जो सुखाड़िया जल सुरंग है इसको कहा जाता है। और जो जवाई बांध है मित्रों जो पाली में सुमेरपुर में बना है, इस बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। कौन से बांध को, तब आपको याद रखना है आपको जवाई बांध, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहां से साबरमती नदी की अगली सहायक नदी आप देखोगे तो वो सहायक नदी आपको देखिए कौन सी मिलेगी, तब आपको यहां से नदी याद रखनी है वाकल नदी। वाकल नदी, देखिए दोस्तों वाकल नदी की बात करें तो वाकल नदी देखिए कहां से निकलती है, तो आप याद रखो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी। और गोगुंदा की पहाड़ी आपको राजस्थान में कहां मिलेगी, उदयपुर जिले में।
इस उदयपुर की जो गोगुंदा की पहाड़ी है मित्रों आपके सामने, वहां से आपके सामने देखो नदी निकलेगी, कौन सी, ये वाकल नदी निकलेगी। और ये वाकल नदी यहां से आपके सामने निकलेगी और यहां से निकलने के बाद में ये नदी पहले तो उदयपुर जिले में बहती है और उदयपुर जिले में दोस्तों बहने के बाद ये नदी आपके सामने देखो सीधी, पहले उदयपुर जिले में बहने के बाद ये नदी सीधी जाएगी आपके सामने गुजरात राज्य में और गुजरात राज्य में जाकर के अपना जल है वो कौन सी नदी में मिला देगी, तब आपको याद रखना है साबरमती नदी में। ये साबरमती नदी में मिल रही है मित्रों, साबरमती नदी में मिल रही है। वाकल नदी गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से निकल करके आपकी गुजरात राज्य में जाकर के साबरमती नदी में मिल जाती है। लेकिन इस वाकल नदी की आपके सामने देखिए दो सहायक नदियां आती है। दो सहायक नदियों में आप देखोगे तो एक का तो नाम आता है मानसी नदी और दूसरी नदी आती है दोस्तों आपके सामने पैरवी नदी। ये मानसी और पैरवी नदी आपके सामने इनकी दो सहायक नदियां हैं और ये सहायक नदियां मित्रों आपके सामने देखो क्या करती है। ये नदियां क्या करती है, इधर से मान लेते हैं कि मानसी नदी है वो यहां से उदयपुर जिले से निकलती है और उदयपुर जिले से निकलने के बाद में ये उदयपुर जिले में आकर के देखो कौन सी नदी में मिल जाती है, उदयपुर जिले में आकर के देखिए आपके सामने कौन सी नदी में मिल जाती है, तो यहां पर आपके सामने वाकल नदी में मिल जाती है। इधर से आपके सामने देखिए पैरवी नदी निकलती है उदयपुर से और ये नदी उदयपुर से निकलने के बाद में ये भी उदयपुर जिले में आपके सामने कौन सी नदी में मिल जाती है, वाकल नदी में मिल जाती है। तो एक तरफ मानसी नदी हो जाएगी, एक तरफ पैरवी नदी हो जाएगी जो वाकल नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों साबरमती नदी की अगर हम अन्य सहायक नदियों को पढ़ते हैं, अन्य सहायक नदियों को पढ़ते हैं तो मित्रों वो सहायक नदियां आपके सामने देखो कौन कौन सी रहेगी। दोस्तों कौन कौन सी सहायक नदी रहेगी तो वहां पर आपको याद रखनी है, एक तो हतमती नदी, हतमती नदी। इसके अलावा आपको याद रखना मेसवा नदी। इसके अलावा आप याद रखिएगा माजम नदी। तो हतमती, मेसवा, माजम, वाकल, सई, ये सारी की सारी जो सहायक नदियां वो कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो मित्रों याद रखना ये आपके सामने साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये तो थी आपके सामने मित्रों साबरमती नदी और साबरमती नदी की यहां से कुछ सहायक नदियां और इस साबरमती नदी की यहां से विशेषता। तो मित्रों पहले आप इनका यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम यहां से आगे और चर्चा करेंगे इन नदियों की। तो अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करें आप इस वीडियो को। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का जो बटन है उसको अवश्य दबाएं ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए दोस्तों यहां से हम अगली नदी को पढ़ें तो वो नदी आपके सामने देखिए खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के अलावा आएगी कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो अब ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो पूरी हो चुकी है और आगे हम बात करेंगे कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में गिरने वाली नदियों का। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो दोस्तों अभी हम यहां से पढ़ेंगे खंबात की खाड़ी के बाद कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो उन नदियों के बारे में भी हम देखिए यहां से विस्तार से पढ़ेंगे। देखो अब यहां से देखिए आपके सामने जब कच्छ की खाड़ी की बात आती है मित्रों तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने देखो इस प्रकार से भारत का मानचित्र है और इस भारत के मानचित्र में जब देखिए दोस्तों आप ये देखोगे कि इसमें आपके सामने जो खंबात की खाड़ी है वहां पर तो हमने दो नदियों को पढ़ा था। एक तो नदी आ गई थी आपके सामने माही नदी और दूसरी आ गई थी साबरमती नदी।
अब दोस्तों यहां पर आपके सामने देखो, यहां पर आपके सामने कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। तो इस कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है? और यहां पर मैंने कहा कि यहां पर आपके सामने ये खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की जो खाड़ी है वहां पर तो हमने दो नदियों को पढ़ा, साथ में उनकी सहायक नदियों को पढ़ा था। किसको पढ़ा दोस्तों? यहां से खंबात की खाड़ी में माही नदी और उसके बाद में साबरमती नदी है, इन दो नदियों को यहां से पढ़ लिया। अब कच्छ की खाड़ी की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दोस्तों आपकी एक नदी तो आ जाएगी, कौन सी? लूणी नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? लूणी नदी। और दूसरी नदी आपके सामने यहां से आ जाएगी पश्चिमी बनास नदी। तो ये पश्चिमी बनास नदी और जो लूणी नदी है वो कहां से निकलती है और कैसे कच्छ की खाड़ी में आकर के गिरती है? और दूसरी बात दोस्तों, यहां से कच्छ की जो खाड़ी है, इस कच्छ की खाड़ी को आप ये भी बोल सकते हैं कच्छ का रण। क्या बोल सकते हैं? कच्छ का रण, या फिर आप इसको लिटिल रन के नाम से भी पुकार सकते, यानी लिटिल रन या कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी को बोल सकते। और ये आपकी गुजरात राज्य में यहां पर मिल जाएगी। अब यहां से देखो खंबात की खाड़ी में के बाद में हम यहां से कच्छ के रण की बात करें मित्रों, तो वहां आपके सामने कौन सी नदी आती है? सबसे पहले आप ये देखो कि यहां से आपके सामने एक नदी है और उस नदी का नाम पश्चिमी बनास है। दोस्तों कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास नदी है। अब ये पश्चिमी बनास नदी देखिए कहां से निकलती है, इनकी क्या खास बात है? देखो सबसे पहले आप यहां से चलो, यहां से चलोगे दोस्तों तो ये मान के चलो कि यहां पर आपके सामने नदी का नाम तो है पश्चिमी बनास। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास। ये पश्चिमी बनास नदी है, पश्चिमी बनास। ये पश्चिमी बनास नदी दोस्तों आपके सामने देखो निकलती कहां से है? ये नया सानवारा से निकलती, नया सानवारा। और ये जो नया सानवारा है मित्रों, ये आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगा? सिरोही जिले में मिलेगा। कहां मिलेगा? सिरोही जिले में। लेकिन जब सिरोही जिले की जब हम बात करें तो वहां नया सानवारा है सिरोही जिले में, वहां से आपके सामने देखो यहां से एक नदी निकलेगी मित्रों। यहां नया सानवारा जो सिरोही है वहां से आपके सामने नदी निकलेगी, पश्चिमी बनास नदी। ये दोस्तों पश्चिमी बनास नदी देखिए, यहां नया सानवारा जो सिरोही है वहां से ये नदी निकलेगी। और यहां से ये नदी निकलने के बाद ये नदी पहले राजस्थान के सिरोही जिले में बहेगी और सिरोही जिले में बहने के बाद ये नदी आपके सामने राजस्थान में बहने के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है गुजरात में। तो मित्रों यहां से देखिए इनकी एक एक विशेषता को ध्यान से देखिएगा। यहां से नदी तो है आपकी पश्चिमी बनास नदी जो नया सानवारा सिरोही से निकलती है। सिरोही जिले से निकलने के बाद ये नदी आपके सामने देखिए गुजरात राज्य में एक स्थान है जिसका नाम है बनासकांठा। कौन सा कांठा है? बनासकांठा। और ये बनासकांठा गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये नदी देखो यहां से गुजरात में बहती है और गुजरात में बहने के बाद में ये नदी अपना जल है वो मित्रों देखिए कहां लेकर के आ जाती है। यहां पर आप देखोगे तो ये नदी अपना जल है वो कच्छ की खाड़ी में लेकर के आ जाती है। यहां पर मित्रों आपके सामने कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी में आकर के देखो यहां पर ये नदी दोस्तों गिर जाएगी। लेकिन जब गुजरात की बात करते हैं मित्रों तो गुजरात का यहां पर एक शहर है जिसका नाम है दीसा शहर। ये जो दीसा शहर है ये आपके सामने इसी पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लेकिन जब मित्रों आप यहां से ये देखोगे, यहां से जब आप ये देखोगे कि इसी पश्चिमी बनास नदी पर यहां पर आप लोग ये देखोगे कि यहां पर इस नदी पर देखो यहां पर एक बांध बना है।
इस पश्चिमी बनास नदी पर यहां आपके सामने एक बांध बना है और उस बांध का नाम मित्रों आपके सामने देखिए क्या है, तो याद रखना है आपको बनास बांध। यानी जो बनास बांध है, ये बनास बांध देखिए दोस्तों आपके सामने कौन सी नदी पर बना है, तो याद रख लेना आपकी पश्चिमी बनास नदी पर बना है। यानी पश्चिमी बनास नदी पर बनास बांध बना है और ये बनास बांध राजस्थान में आपके सामने सिरोही जिले में बना हुआ है। दोस्तों सिरोही जिले में बना हुआ है और ये सिरोही जिले में बनास बांध पश्चिमी बनास नदी पर बना है और ये पश्चिमी बनास नदी साबरकांठा गुजरात में प्रवेश करके गुजरात में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और यहाँ पर इस नदी के किनारे गुजरात का दिशा शहर बसा हुआ है। फिर देखिए मित्रों आगे हम देखें कि पश्चिमी बनास नदी है, इस पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है। दोस्तों यहां पर इनकी सहायक नदियां कौन सी है, तो सहायक नदियों में आपको एक नदी तो मिल जाएगी सीपू नदी। कौन सी नदी मिलेगी, सीपू नदी। और एक नदी आपको यहां से मिल जाएगी मित्रों कुकड़ी नदी। सीपू नदी और कुकड़ी नदी, ये सीपू और कुकड़ी नदी है वो पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। तो मित्रों आपके सामने इस पश्चिमी बनास नदी की अगर मुख्य सहायक नदी देखें तो वो सहायक नदी है आपके सामने सीपू नदी। तो मित्रों ये सीपू नदी देखो कहां से निकलती है, ध्यान रखना। सीपू नदी की जब आप बात करोगे दोस्तों, सीपू नदी की जब आप बात करोगे तो सीपू नदी आपके सामने देखो कहां से निकलती है। ये आ गई आपके पास सीपू नदी और ये सीपू नदी आपकी निकलती है राजस्थान के सिलारी गांव से। कौन से गांव से निकलती है, सिलारी गांव से। और ये सिलारी गांव भी आपको कहां मिलेगा, सिरोही जिले में देखने को मिलेगा। ये सिलारी गांव सिरोही से सीपू नदी निकलती है और ये नदी मित्रों आपके सामने यहां से निकलने के बाद, ये सीपू नदी यहां से निकलने के बाद में देखो क्या करेगी, पहले तो राजस्थान के सिरोही जिले में बहेगी और सिरोही जिले में बहने के बाद ये नदी सिरोही जिले में बहते हुए ये नदी सीधी अपना जल वो गुजरात राज्य में लेकर के आ जाती है और गुजरात राज्य में आकर के आपके सामने देखो कौन सी नदी में मिल जाती है, तब आपको याद रखना है पश्चिमी बनास नदी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, सीपू नदी। ये नदी हुई आपके सामने पश्चिमी बनास नदी। जो लूणी नदी के बाद मित्रों दूसरी नदी है जो अपना जल है वो कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में कच्छ की खाड़ी में आकर के गिर देती है। ये हुई पश्चिमी बनास नदी। तो दोस्तों आप इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि दोस्तों हम आगे यहाँ से और चर्चा है वो इन नदियों की कर ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब देखो मित्रों आगे की जब यहां से हम बात करें तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली अगर हमें दूसरी नदी की बात करें तो वो नदी आपको यहां से मिलेगी लूणी नदी। ये लूणी नदी की क्या खास बात है, ये लूणी नदी कहां से निकलती है, किस जलधारा के नाम से निकलती है, उनकी क्या क्या विशेषता है, उस पर कौन सा बांध बना है, उनकी क्या लोकेशन है। तब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहां से देखो बात करेंगे लूणी नदी की। देखो दोस्तों लूणी नदी की जब बात करते हैं तो लूणी नदी देखिए आपके सामने कहां से निकलती है। लूणी नदी आपके सामने कहां से निकलती है, तो ये दो जलधारा के नाम से निकलती है। सबसे पहले आपके सामने एक जलधारा है उसका नाम तो है सरस्वती। कौन सी जलधारा मित्रों, आपके सामने सरस्वती नदी। और दूसरी जलधारा है आपके सामने दोस्तों सागरमती नदी। ये सागरमती नदी है, यानी एक तरफ आपके सामने सागरमती नदी है और दूसरी तरफ आपके सामने सरस्वती नदी है। अब मित्रों सरस्वती नदी है ये तो आपके सामने देखो कहां से निकलेगी, तब तो आप याद रखिएगा कि ये जो नदी है ये तो निकलेगी आपके सामने पुष्कर से
और पुष्कर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अजमेर में। और ये सागरमती नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तब आप याद रखो, ये निकलती है नाग पहाड़ी से। और ये जो नाग पहाड़ी है ये है आपके सामने अजमेर जिले में। अब सरस्वती नदी है, ये तो पुष्कर अजमेर से निकलती है, और सागरमती नदी नागपाड़ी अजमेर से निकलती है। तब यहां से दोनों जलधारा को मित्रों आप देखो, यहां से आपके सामने देखो, ये तो निकल रही है सरस्वती नदी यहां से, ये तो दोस्तों आपके सामने यहां से निकल रही है सरस्वती नदी, और इधर से मित्रों आपके सामने इस नागपाड़ी से निकल रही है सागरमती नदी। ये दोनों जलधारा मित्रों आपके सामने यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी ये दोनों जलधारा, एक सागरमती नदी और एक आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है, ये तो आपके सामने पुष्कर अजमेर से निकल रही है, पुष्कर अजमेर से निकल रही है। और जो आपके सामने नागपाड़ी जो अजमेर है, वहां से मित्रों आपके सामने जो नदी निकल रही है वो कौन सी निकल रही है? तब आपके सामने यहां से जो नदी आ रही है वो कौन सी आ रही है? सागरमती नदी। इधर से आपके सामने जो नदी आ गई वो नदी कौन सी आ गई? यहां से ये नदी आ गई मित्रों आपके सामने सरस्वती नदी। ये दोनों जलधारा आपके सामने देखो यहां से निकल रही है, नागपाड़ी अजमेर और पुष्कर अजमेर से। ये दोनों जलधारा जब यहां से निकलती है तो निकलने के बाद में देखिए मित्रों, ये दोनों जलधाराएं आपस में आकर के ये आपकी गोविंदगढ़ में, मित्रों कहां पर? गोविंदगढ़ में। ये गोविंदगढ़ है आपका अजमेर में, वहां पर ही ये दोनों जलधारा यानी सरस्वती नदी और सागरमती नदी, ये दोनों जलधारा आपस में मिलती हैं, और मिलने के बाद में मित्रों आपके सामने ये नदी बन जाती है लूणी नदी। कौन सी नदी बन जाती है? लूणी नदी बन जाती है। और ये मित्रों आपके सामने जो लूणी नदी है, ये लूणी नदी फिर आगे चल करके आपके सामने ये लूणी नदी देखो कहां कहां बहती है। देखो ये लूणी नदी जैसे ही आपके सामने यहां गोविंदगढ़ अजमेर में ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलेगी, तो मिलने के बाद में ये गोविंदगढ़ अजमेर से चलेगी, अजमेर के बाद में मित्रों यहां से अजमेर से आएगी ये नागौर में, और नागौर के बाद में ये नदी प्रवेश करेगी जोधपुर में, और जोधपुर के बाद में ये नदी देखिए राजस्थान के प्रवेश करेगी पाली जिले में। ये पाली जिले में प्रवेश करने के बाद में ये नदी पाली जिले में प्रवेश करने के बाद में ये नदी आ जाती है आपके सामने कहां? तो दोस्तों याद रखना है आपके सामने बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद में ये नदी आ जाएगी आपके सामने जालौर में, और जालौर में प्रवेश करने के बाद में ये जालौर जिले में बहती है, और जालौर जिले में बहने के बाद में ये नदी अंत में दोस्तों अपना जल देखो कहां गिरे देती है। अंत में ये अपना जल है वो दोस्तों कहां गिर देती है? तो अपना जल दोस्तों ये आपके सामने कहां गिरेगी? तब आपको दिमाग में रखना है कि यहां पर आपको एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी। यहां पर दोस्तों आपको कच्छ की खाड़ी मिलेगी, इसी कच्छ की खाड़ी में आकर के ये नदी अपना जल है वो यहां पर गिर देगी। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो दोस्तों, जब आप यहां से देखोगे कि लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ी से निकल रही है, सरस्वती नागपाड़ी से सागरमती नदी के नाम से, और पुष्कर से निकल रही है सरस्वती नदी के नाम से, दोनों जलधारा आपस में मिली गोविंदगढ़ अजमेर में, वहां पर दोनों जलधारा मिलकर के बन गई लूणी नदी। अब ये जो लूणी नदी है, ये लूणी नदी देखो यहां से अजमेर से क्या करेगी? अजमेर से दोस्तों ये नदी आ जाएगी आपके सामने नागौर जिले में, और नागौर जिले में बहने के बाद में ये नदी नागौर जिले से कहां प्रवेश कर जाएगी? जोधपुर जिले में, और जोधपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी आएगी आपके सामने राजस्थान के पाली जिले में। कहां जाएगी? पाली जिले में, और पाली जिले के बाद में ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी बाड़मेर जिले में, और बाड़मेर जिले में प्रवेश करने के बाद में ये नदी प्रवेश करेगी जालौर में।
कहाँ प्रवेश करेगी मित्रों? जालोर में। और जालोर में बहने के बाद ये नदी राजस्थान को छोड़ करके ये नदी प्रवेश करती है गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य में प्रवेश करके ये नदी चली जाएगी कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में या लिटिल रन में। ये लूणी नदी है मित्रों, ये लूणी नदी है जो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में आप देखोगे तो यहाँ पर अजमेर, यहाँ पर नागौर, यहाँ पर आप देख रहे हैं जोधपुर, यहाँ पर देख रहे हैं आप पाली, यहाँ पर देख रहे हैं बाड़मेर, यहाँ पर जालोर, उसके बाद में ये गुजरात में जा रही है। तो ये लूणी नदी राजस्थान में आपके सामने 6 जिलों में बहती है। और ये लूणी नदी अभी आपके सामने देखो क्या क्या स्थिति यहाँ पर प्रकट करती है। तब देखो दोस्तों, जब ये नदी जोधपुर जिले में प्रवेश करती है, जब ये नदी दोस्तों जोधपुर जिले में प्रवेश करती है तो जोधपुर में इस नदी पर देखो यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम जब आप देखोगे मित्रों तो यहाँ पर आपके सामने एक बांध है जिसका नाम है पिचियाक बांध। कौन सा बांध बना है मित्रों? पिचियाक बांध। ये जो पिचियाक बांध है ये जोधपुर जिले में इसी लूणी नदी पर बना है। उसके बाद में जब मित्रों आप यहां से बाड़मेर जिले में देखोगे तो बाड़मेर जिले में भी इस लूणी नदी पर यहाँ एक बांध बना है, और उस बांध का नाम देखिए मित्रों आपके सामने क्या रहेगा। तब देखना आप यहां पर बांध मिलेगा आपको नाकोड़ा बांध। नाकोड़ा बांध, ये मित्रों जो नाकोड़ा बांध है, ये नाकोड़ा बांध देखिए कौन सी नदी पर बना है? तो ये लूणी नदी पर बना है बाड़मेर जिले में। कहां बना है? बाड़मेर जिले में। उसके बाद में देखो यहां पर आपके सामने ये बाड़मेर जिला है, और इसी बाड़मेर जिले में आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम रहेगा बालोतरा। क्या रहेगा? बालोतरा। ये बालोतरा शहर है, ये लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है। कहां बसा है? नीचे बसा है। तो बालोतरा शहर ये लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है, और ये बाड़मेर जिला लूणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद में देखिएगा यहां पर आपके सामने इसी बालोतरा बाड़मेर में यहां आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है पचपदरा झील। दोस्तों कौन सी झील मिलेगी? पचपदरा झील। ये पचपदरा झील बालोतरा बाड़मेर में इसी लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखो आगे की जब हम बात करें तो यहां से देखिए मैं लूणी नदी की आपके सामने एक एक सहायक नदी को रख रहा हूं, एक एक सहायक नदी की स्थिति बता रहा हूं, एक एक विशेषता को बता रहा हूं। यानी जब लूणी नदी पुष्कर अजमेर से निकलती है तब पुष्कर में देखो जब भारी वर्षा होती है, जब पुष्कर में भारी वर्षा आती है तो दोस्तों बाढ़ देखो कहां आती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों यहां से एक एक पॉइंट आपके सामने देखो इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी जब लूणी नदी की बात करते हैं, देखिए दोस्तों जब लूणी नदी की बात करते हैं कि पुष्कर में जब भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? बालोतरा बाड़मेर में आती है। जब लूणी नदी में भारी वर्षा हो रही हो या पुष्कर में भारी वर्षा हो रही हो तो बाढ़ कहां आएगी? बालोतरा बाड़मेर में आएगी। इस लूणी नदी का जो मित्रों बहाव क्षेत्र है वो बहाव क्षेत्र आपके सामने देखो किस प्रकार का रहेगा। तो याद रखना है उच्च वर्षा से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर है। ध्यान दीजिए कि लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है ये मित्रों उच्च वर्षा से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर है, और ये लूणी नदी आपके सामने मरुस्थल की मुख्य नदी है। किसकी नदी है मित्रों? मरुस्थल की मुख्य नदी। इसलिए इस नदी को कहा जाता है मरुस्थल की गंगा। क्या कहा जाता है मित्रों? मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। ये मरुस्थल की मुख्य नदी है लूणी नदी, इसलिए इसको मरुस्थल की गंगा कहा जाता है।
ये नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है, तो ऐसी स्थिति में ये पश्चिमी भाग में बहती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की मित्रों सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब आप याद रखो लूणी नदी है। साथ के साथ आप इन पॉइंटों को लिखते रहना, साथ के साथ पॉइंटों को लिखते रहना मित्रों। मैंने आपसे कहा कि लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये बहाव क्षेत्र उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर है। ये लूणी नदी मरुस्थल की मुख्य नदी है, मरुस्थल की मुख्य नदी है। तो ये जब मरुस्थल में बहती है तो इस लूणी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। फिर ये नदी पश्चिमी भाग में यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है, तो पश्चिमी भाग में जब ये नदी बह रही है तो इस नदी को पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये जो आपके सामने लूणी नदी है मित्रों, ये जो आपके सामने लूणी नदी है, ये लूणी नदी जब आप यहां से पढ़ोगे तो इस लूणी नदी का जल देखो, पहले तो रहता है मीठा और उसके बाद में हो जाता है खारा। यानी जब ये लूणी नदी यहां से निकल करके आती है, यहां से निकल करके आती है और ये बालोतरा बाड़मेर में प्रवेश कर जाते, तो जैसे ये पंचपदरा झील के पास से जब ये नदी गुजरेगी तो उससे पहले तो इस नदी का जल यहां तक मीठा रहेगा और उसके बाद में कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा। इसलिए लूणी नदी को दोस्तों कहा जाता मीठी व खारी नदी। कौन सी नदी कहा जाता है इसको? मीठी व खारी नदी। मीठी व खारी नदी कहा जाता है। इसके साथ साथ इस नदी को लवणवती नदी कहा जाता है। मित्रों क्या कहा जाता है? लवणवती नदी कहा जाता है। ये लवणवती नदी मित्रों आपके सामने किस प्रकार की नदी है? तो याद रखना ये पूर्णतः बरसाती नदी है। किस प्रकार की नदी है? ये पूर्णतः बरसाती नदी है। कौन सी नदी? लूणी नदी। उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, वो बहाव क्षेत्र तो मैंने कहा उच्च वर्षा से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर है, उच्च वर्षा से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर है। तो यहां से इस लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, वो अपवाह क्षेत्र मित्रों आपके सामने क्या कहलाता है? तो वो अपवाह क्षेत्र आपके सामने कहलाएगा गोडवाड़ क्षेत्र। क्या कहलाएगा मित्रों? गोडवाड़ क्षेत्र। लेकिन राजस्थान के जालोर जिले में जब मित्रों आप ये पढ़ोगे कि जालोर जिले में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तब आपको यहां से ध्यान रखना है नेहड़ क्षेत्र। यानी लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र वो तो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है और जालोर जिले में इस लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र वो नेहड़ क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये जो आपकी लूणी नदी है, ये जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी को देखिए कन्हैया लाल जो सेठिया है, कन्हैया लाल सेठिया, यानी कन्हैया लाल सेठिया है, इस कन्हैया लाल सेठिया ने इस लूणी नदी को आपके सामने गंगा नदी के जैसी बता दिया। इन्होंने कहा कि ये तो गंगा नदी के समान है, ये तो गंगा जैसी नदी है। किसने कहा? कन्हैया लाल सेठिया ने। तो मित्रों यहां से ध्यान दीजिए कि कन्हैया लाल सेठिया ने इस लूणी नदी को गंगा जैसी बताया था, लेकिन कन्हैया लाल सेठिया ने लूणी नदी को तो गंगा के समान बताया, लेकिन इसी कन्हैया लाल सेठिया ने राजस्थान के जयपुर जिले को कहा था मित्रों नगरों की पटरानी। क्या कहा था? नगरों की पटरानी कहा था, पटरानी। यानी राजस्थान के जयपुर जिले को तो कन्हैया लाल सेठिया ने नगरों की पटरानी कहा था और लूणी नदी को इन्होंने गंगा नदी के समान बता दिया। किसके समान है? गंगा नदी के समान बता दिया। लेकिन मित्रों जो कन्हैया लाल सेठिया है, इस कन्हैया लाल सेठिया ने राजस्थान के पालनपुर और इसके अलावा ईडर, तो पालनपुर जो ईडर शहर है
ये पालनपुर और ईडर है, इसको कन्हैया लाल सेठिया ने क्या कहा था, राजस्थान का सग्गा भाई। क्या कहा था, राजस्थान का सग्गा भाई। तो देखो राजस्थान का जो सग्गा भाई है वो किसने कहा था, कन्हैया लाल सेठिया ने कहा था। किसको, पालनपुर और ईडर को कहा था। इन्होंने मित्रों एक कोटेशन लिखा था कि ईडर पालनपुर है ईणा, ईडर पालनपुर है ईणा, सागी जामन जाया बीरा। तो ये कन्हैया लाल सेठिया ने कहा था मित्रों। उसके बाद में कालिदास जी की बात करें तो कालिदास जी हैं, इन्होंने इस लूणी नदी को देखिए क्या कहा था। कालिदास जी हैं, इस कालिदास जी ने लूणी नदी को मित्रों कहा था अंतः सलीला। क्या कहा था, अंतः सलीला कह करके पुकारा था। तो कन्हैया लाल सेठिया हैं, इन्होंने तो लूणी नदी को गंगा नदी के समान बता दिया, और कालिदास जी है, इन्होंने इस लूणी नदी को अंतः सलीला के नाम से कह करके पुकारा। तो दोस्तों पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं यहां से मिटाऊं तो भी आपकी चीज दिमाग में रह जाए। ले लिया मित्रों स्क्रीनशॉट। अब देखना यहां से इस लूणी नदी की और खास बात क्या है। देखो मैं यहां से मैंने देखो एक बात आपको कही कि जो कन्हैया लाल सेठिया है, इन्होंने इस लूणी नदी को गंगा नदी के समान बताया या गंगा जैसी बताया, लेकिन कन्हैया लाल सेठिया ने जयपुर को तो नगरों की पटरानी कहा था, और कन्हैया लाल सेठिया ने पालनपुर और ईडर को राजस्थान का सग्गा भाई कह करके पुकारा। इन्होंने कहा कि ईडर पालनपुर है ईणा, ईडर पालनपुर है ईणा, सागी जामन जाया बीरा। तो ये बात तो कह दी इनके लिए, लेकिन जो कालिदास जी है, इन कालिदास जी ने देखो आपके सामने इस लूणी नदी को कहा था अंतः सलीला। क्या कहा था, अंतः सलीला। अब इस वाली बातों को मैं पहले रफ कर देता हूं, इसलिए मैं दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लें और साथ के साथ आप इन बातों को थोड़ा सा नोट कर लें ताकि ये सारी चीजें आपके यहां से दिमाग में रह जाए। ये बात आगे से और देखें। ये भी गायब हो गई यहां से। ये अजमेर, यहां से लिखा था हमने गोविंदगढ़, और यहां से नदी थी आपके सामने सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, और ये कहां से निकलेगी, आपकी अजमेर से, और कहां से निकलेगी, पुष्कर से। अब देखो जब आप यहां से इस लूणी नदी को पढ़ते हैं तो दोस्तों मैंने आपको ये कहा था कि लूणी नदी दो जलधारा के नाम से निकलती। एक जलधारा है वो सरस्वती नदी के नाम से पुष्कर अजमेर से निकल रही है, दूसरी जलधारा है वो सागरमती नदी के नाम से नागपाड़ी अजमेर से निकल रही है। लेकिन दोस्तों यहां से आपसे ये कहें कि लूणी नदी है, इस लूणी नदी को इसके उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है, उद्गम स्थल पर। तो लूणी नदी को उद्गम स्थल पर तो दोस्तों कहा जाता है सागरमती नदी। क्या कहा जाता है, सागरमती नदी। लेकिन दोस्तों यही बात लूणी नदी की पूछे कि लूणी नदी को पुष्कर में क्या कहा जाता है, तब आपको याद रखना है साकरी नदी। दोस्तों यहां पर आप एक एक पॉइंट पर नजर रखिए कि लूणी नदी को उद्गम स्थल पर तो सागरमती नदी कहा जाता है और पुष्कर में इसको साकरी नदी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जब जालोर जिले की बात आती है तो जालोर जिले में इस नदी को कहा जाता है रेलिया नाड़ा नदी, रेलिया नाड़ा नदी। तो यानी पुष्कर में साकरी नदी, जालोर में इसको रेलिया नाड़ा नदी और उद्गम स्थल पर इसको सागरमती। तो यहां से देखिए ये सारे के सारे उपनाम यहां से आप एक साथ देखो,
यहां से मित्रों एक साथ देखो कि लूनी नदी को उद्गम स्थल पर तो सागरमती नदी कहा जाता है, यहां से तो इसको सागरमती नदी कहा जाता है, और पुष्कर में इसको साकरी नदी कहा जाता है, और जालोर में इसको रेलिया नाड़ा नदी कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि इस लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूर्णतः बरसाती नदी है। ये नदी एक लवणवती नदी है। ये नदी मीठी व खारी नदी है, मीठी व खारी नदी है। उसके बाद में देखिए इस नदी का अपवा क्षेत्र है वो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, और जालोर में इसका अपवा क्षेत्र है वो नेहड़ क्षेत्र कहलाता है। ये इनके कुछ उपनाम हुए। तो यहां से हमने उपनाम को देखा। उसके बाद में देखिए यहां से कालिदास जी ने इनको अंतसलीला का, कन्हैयालाल सेठिया ने लूनी नदी को गंगा जैसी बताया। तो इनके उपनामों को लेकर के मित्रों यहां से प्रश्न है वो बन सकते हैं। और जब लूनी नदी में भारी वर्षा की प्राप्ति हो रही हो या पुष्कर में भारी वर्षा हो रही हो तो लूनी नदी में बाढ़ कहां होगी? बालोतरा बाड़मेर में। और इसी बालोतरा बाड़मेर में देखिए बाढ़ आती है, लेकिन बालोतरा बाड़मेर में यहां पर आपको ये पंचपदरा झील यहां पर देखने को मिलेगी। और इसी पंचपदरा झील की निकटता के कारण इस लूनी नदी का जल है वो कैसा होता है? खारा होता है, क्योंकि पंचपदरा झील जो बालोतरा बाड़मेर में है यहां पर मित्रों आपके सामने देखिएगा खारवाल जनजाति के लोग। कौन सी जाति के लोग? खारवाल जनजाति के लोग। ये खारवाल जनजाति के लोग देखिए कौन सी झाड़ी से? तो याद रखना मोरले झाड़ी। दोस्तों कौन सी झाड़ी? ये मोरले झाड़ी है। उस मोरले झाड़ी की टहनियों से देखिए नमक का उत्पादन करते हैं। दोस्तों मोरली झाड़ी की टहनियों से, कौन सी टहनियों से? मोरली झाड़ी की टहनियों से ये आपके सामने खारवाल जनजाति के लोग यहां से नमक का उत्पादन करते हैं। और यहां से मित्रों प्राप्त जो नमक है उस नमक में आपको 98% यहां से सोडियम क्लोराइड वो मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। तो 98% सोडियम क्लोराइड है वो पंचपदरा झील से प्राप्त जो नमक है उस नमक में आपको 98% सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और इस सोडियम क्लोराइड की यहाँ अधिकता बढ़ जाती है, तब लूनी नदी का जल है वो पहले मीठा और उसके बाद में कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो ये तो बात थी दोस्तों आपके सामने लूनी नदी की और लूनी नदी की विशेषता की। उसके बाद में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि लूनी नदी है, इस लूनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वो कहां से निकलती है, उनकी क्या क्या विशेषता है, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पर आकर के लूनी नदी में मिलती है, उन पर कौन सा बांध बना है, वो कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है। तो उनकी चर्चा दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर है वो जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।